देखो ये वाला कल छूट गया था, ठीक है, तो ये भी कराएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अब पहले यूएन पीस कीपिंग फोर्स करा देते हैं। पीस कीपिंग का मतलब क्या है? मिलिट्री एंड सिविलियन एक्टिविटीज एम क्रिएटिंग एंड मेंटेन कंडीशन फॉर सस्टेनेबल पीस। कहीं पे वार हो रहा है, ठीक है, मान लो कि तुम्हारा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में वार हो रहा है, ठीक है, हुआ था पहले, हुआ था इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में, ठीक है। अब जब वार हुआ ना तो इसराइल क्या करता है, फिलिस्तीन को हमेशा पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब यहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स आता है कि जो इसराइल का फोर्स है उसको हटाएंगे, और फिलिस्तीन में फिर से पीस को सस्टेन करेंगे, ठीक है। इस तरह का एक्टिविटी करता है तुम्हारा पीस कीपिंग। प्रिवेंटिंग रिन्यू वारफेयर, फिर से उसको वारफेयर को रोकता है और उसको फिर से बनाता है ना। रिड्यूस सिविलियन बैटलफील्ड डेथ्स, जितने भी तुम्हारा सिविलियन मारे जाते हैं, जितने भी है ना, उन सबको वो एक तरीके से मेंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अगर कोई जाता है तो जाने के लिए उसको ब्लू हेलमेट्स पहनना है, ठीक है। मतलब सब अब कंट्री अपना आर्मी दे दिया, वो जाएगी दूसरे कंट्री, तो मिलिट्री का हेलमेट क्या है? ब्लू हेलमेट है, ठीक है। मॉनिटर एंड ऑब्जर्व द पीस प्रोसेस इन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरिया, बोले ये कब होता है पीस कीपिंग फोर्स? पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब जाता है ना, तब जाता है पीस कीपिंग फोर्स। असिस्ट एक्स कॉम्बैंड्स इन इम्प्लीमेंट पीस एग्रीमेंट थ्रू कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर, फिर जाकर वहां पे पीस को एस्टाब्लिश करता है, कैसे? सीबीएम के थ्रू, है ना। सीबीएम मतलब क्या? कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स, पावर शेयर करेगा, है ना। इस तरह से कुछ ना कुछ करके वहां पे दोनों कंट्री में मिलके सुलह कराने का कोशिश करेगा, या फिर पीस मेंटेन करने का कोशिश करेगा, इलेक्टोरल सपोर्ट या किसी तरह रूल लॉ लगा के, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्जर, पब्लिक ऑफिसर, सिविलियन एक्सपर्ट, ये लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लाई हूँ, ज्यादा नहीं लाई हूँ, इतना लाई हूँ कि बस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये ज्यादा नहीं है, जितना है याद करना तुम लोगों को, ठीक है ना। यूएनटीएसओ, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन, पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन, यूएन 1945 में आई। पहला यूएन पीस कीपिंग फोर्स कौन है? कौन सा था मिशन? तो यही था, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। 29 मई, है ना, 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट रीजन में, याद रखो। यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन यूएनटीएसओ जो है, ये पीस कीपिंग मिशन था, जो यूएन का फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन है। 29 मई 1948 में, ठीक है, मिडिल ईस्ट रीजन में। पता, हम तो एक चीज देखे, पता इस बार का हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो बड़ा दिमाग, पता है तुम लोग को पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इराक ईरान वार से भी क्वेश्चन आया हुआ है, सोच लो। फिर उसके इस्लामिक रिवोल्यूशन से तो कल तुम लोग को पढ़ाए हम, इराक ईरान भी तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मतलब वही बोल रहे हैं कि हम लोग तो वो सब पढ़े नहीं, सिलेबस में है ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी सब दिया हुआ है। फिर भी दिया हुआ है। हम तो पढ़े हैं क्योंकि हमको आर्टिकल के लिए वो सब पढ़ना था, तो हम पढ़े हुए हैं कि इराक ईरान जब वार हुआ था तो यूएस ईरान को सपोर्ट करता है, और इराक सद्दाम हुसैन को जो फांसी मिलता है उसके बाद, वही का स्टोरी है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन आया हुआ तुम लोग का, इस बार हम एग्जाम में देख रहे हैं। सोचो, पढ़ना तुम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा भर दी है हम तो। देखिए इस बार क्वेश्चन ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई याद करो, ये है कैसा, बाइग्रोन क्या है, ये क्रिएट कैसे हुई थी। 1948 में अरब इसराइल वार चलता है। कॉन्फ्लिक्ट एरोज आफ्टर द यूएन प्रपोजल पार्टीशन ऑफ प्लास्तीन, प्लास्तीन को पार्टीशन करने का मतलब, यहाँ पे अगर तुम पढ़ी होगी तो इसराइल जो है वो फिलिस्तीन का ही पहला वो हिस्सा था। इसराइल आके वहाँ पे रहता है तो फिलिस्तीन आस्ते 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 कब्जा कर लेता है, वो दोनों में लड़ाई होने लगता है। तो वो लड़ाई 1948 में पूरा पिक पे आ जाती है, इतना पिक पे आ जाती है कि यूएन को अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजना पड़ता है, ठीक है ना। और फिलिस्तीन जो तुम्हारा है ना, ये मिडिल ईस्ट रीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के बीच में जब लड़ाई चलती है तो यहाँ पर ही मतलब लड़ाई इसलिए चलती है कि इजराइल बोलता है कि अब हम अपना कंट्री को नाम देंगे, है ना, अब वो रिकॉग्नाइज स्टेट कंट्री कहलाएगी। तो 1948 में ही इजराइल को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, अरब इजराइल वार चलती है, इसको 1948 बोलते हैं। यूएन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है
198 रेजोल्यूशन के तहत अकॉर्डिंग अरब स्टेट को क्रिएट करते हैं और जूइश स्टेट को क्रिएट करते हैं, ठीक ना। पर्पस क्या था, ये वाला जो तुम्हारा पीस कीपिंग फोर्स आया था, आ गया। यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था कि अरब और इजराइल के बीच में वार हो रहा था, है ना, 1948 में। तो मेन पर्पस था कि सीज फायर कराना, मतलब वार को स्टॉप करवा देना, ठीक है। सुपरवाइज आर्मिस्टिक से एग्रीमेंट, वार को खत्म करने के लिए कोई एग्रीमेंट करवाना, वहां पर ही कॉन्फ्लिक्ट एरिया में पीस को मेंटेन करना, असिस्ट पार्टीज इन द फ्लोइंग अरेंजमेंट, मतलब जो भी एग्रीमेंट होगा उसके लिए ये लोग हर चीज अरेंजमेंट करके देंगे, है ना। तो अरब और फिलिस्तीन के बीच में जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट होगा वो ये लोग यूएन पीस कीपिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर फॉर मिलिट्री जो होंगे ना, जो पीस कीपिंग से आए हैं ना, यूएन के जो पीस कीपिंग से मिलिट्री आए हैं, उनका पर्पस होगा पीस कीपिंग बना के रखना, ठीक है ना। तुमको यहाँ पे जो मेन चीज याद करना वो क्या है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन 29 मई 1948 की है, और ये जो पीस कीपिंग फोर्स था मिडिल ईस्ट में किया गया था, अरब इजराइल वार के बीच में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन मिशन इन स्वीडन, UNMIS, ये भी एक पीस कीपिंग ऑपरेशन है, पीस कीपिंग ऑपरेशन है। इसको भी यूएन सिक्योरिटी जनरल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने करवाया था, रिजोल्यूशन 59, है ना, 1519 रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ये कब हुआ था, अच्छा इधर उधर हो गया ना, तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्यों, रुको तो देखने दो तो मुझे, एक मिनट। हाँ इधर उधर हो गया है, मैं पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से की थी, पीडीएफ में बहुत अच्छे से बनाई थी, ये इधर उधर ऐसे हो गया, मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैंने इसको बड़ा अच्छे से सजाई थी, पहले ये था, उसके बाद ये है, एक मिनट, ये नहीं था, उसके बाद तुम्हारा ये भी नहीं था, ये वाला था, कहाँ गया एक, ये वाला, एक मिनट रुको, तो एक पेज डिलीट हो गया क्या मेरा, 1964, अरे देखो मैं डिलीट भी कर दी, मैं बनाई थी दूसरे में, पीपीटी में बना के हम उसको अपना पीडीएफ में रखे थे, एक पेज को डिलीट कर दी। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। अल्लाह इतना बड़ा गलती में कैसे की, तब बनाने में मुझे मेहनत लगा, हमें एक पेज को पूरा डिलीट कर दिए, रुको तो एक मिनट, हाँ डिलीट ही कर दिए हैं, इतना सुबह से बैठ कर बनाया, डिलीट कर दिया, एक मिनट रुको तो मुझे कर दी, बहुत मेहनत से बनाया, तो इसमें 3 को लिखा ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ में था, वही डिलीट कर दी बड़ा वाला, क्या करें, अच्छा नहीं नहीं डिलीट हुआ है, क्या है, ये क्या है, ऊपर नीचे हो गया खाली, वो बड़ा अफसोस लग रहा था कि हम डिलीट कर दी, नहीं ठीक, हाँ लैंड से था, लाइनिंग से था, लैंड भी लैंड हो गया, और क्या, चलो आ जाओ, देख रहे हो ये तो करा दी ना अभी, ये आ गया, हाँ, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन स्वीडन, ठीक है। ये भी क्या है, एक पीस कीपिंग ऑपरेशन है, कब हुआ था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने करवाया था, 24 मार्च, देखो भाई अब मैं डेट भी ला रही हूँ, है ना, 24 मार्च 2005, क्यों किया गया था यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जब हुआ था तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट को स्टैब्लिश किया गया था, स्वीडन के लिए, स्वीडन गवर्नमेंट के लिए, स्वीडन के लोगों को लिबरेशन दिलाने के लिए ये वाला एग्रीमेंट लाया गया था, और यहाँ पे लड़ाई चल रहा था, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन मिशन स्वीडन पीस कीपिंग बन के गया था, यूनाइटेड नेशन मिशन स्वीडन में स्टैब्लिश किया गया था, क्या किसके लिए, पीस कीपिंग के लिए, है ना, पीस कीपिंग के लिए। इन्होंने जाके जब ये आए स्वीडन में 2024 मार्च 2020 24 मार्च 2005 में यूनाइटेड नेशन मिशन इन स्वीडन में स्टैब्लिश किया गया, और ये पीस कीपिंग है, ठीक है, 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जब इन्होंने आया तो क्या किया, इन्होंने सीपीए को इम्प्लीमेंट किया, जैसे सीपीए जो है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट आया था, तो उसी को इन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब इंसान ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट का मतलब कि जो भी नुकसान हुआ, जो भी वहाँ पे सूडान में, उनको उन्होंने हेल्प किया, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया,
और जितने भी सिविलियन थे उनको प्रोटेक्शन दिए, ठीक है ना। ये सब ये किए, बाकी तुम लोग को ये सब नहीं याद करना है, यहाँ सिर्फ दो चीज याद करना है कि यूनाइटेड नेशन मिशन इन स्वीडन, UNMIS फुल शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में याद करो, शॉर्ट भी आता है। यूनाइटेड नेशन मिशन इन स्वीडन, लॉन्ग भी याद करना है, शॉर्ट भी याद करना है, ठीक है। और उसके बाद कब आई, 24 मार्च 2005, क्या है, पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है ना। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको स्टैब्लिश किया था 2005, 24 मार्च 2005। लेकिन ये खत्म कब हुई, इसको मैंडेट एंड कब किया गया, मैंडेट एंड अलग होगा, ठीक है ना। 9 जुलाई 2011 में इसको बोला गया कि खत्म कर देने के लिए। ऑफिशियली इसको क्लोज कब किया गया, 11 जुलाई 2011 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक ना। ऑफिशियली 2 दिन के बाद इसको ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। तो मैंडेट डेट पूछे कि मैंडेट कब बोला कि भाई अब इसको खत्म करना चाहिए, 9 जुलाई 2011, लेकिन खत्म कब कर दिया गया, हटा कब दिया गया, 11 जुलाई 2011, सॉरी 11 जुलाई 2011, है ना। और 9 जुलाई 2011 में क्या किया गया, तुम्हारा बोला गया कि इसको खत्म करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो अगर तुमसे पूछे कि यूनाइटेड नेशंस मिशन इन स्वीडन, यूनाइटेड नेशन मिशन इन स्वीडन कब आई, तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2000 2005, 24 मार्च, 2005 हाँ 24 मार्च 2005। तो इसको एंड कब किया गया, ऑफिशियली इसको खत्म कब किया गया, ये बताओ, हाँ 2011 2011, ठीक है ना, ठीक है। आज अभी मैं तुम लोगों को वाला पेज दिखाई थी ना कि नहीं नहीं है ये वाला, कहाँ चला गया भाई, जादू वादू है क्या, ये देखो यहाँ है, यही है ना, नहीं नहीं ये नहीं, ये दूसरा चीज है, तो कहाँ गया, अभी मैं तुम लोगों को दिखाई कि नहीं नहीं है, ऊपर होगा वैसे। एक तो ये पढ़ा दी, ये भी पढ़ा दी, हाँ ब्लू हेलमेट पढ़ा दी। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, टेंशन मत लो तुम लोग से, ये पढ़ाऊंगी, हाँ यही वाला, चलो आ जाओ। उसके बाद फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू स्विज कैनल, ये नहीं बोल रहा यहाँ पर ही तुम्हारा कि फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग, फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग 1948 है ना, 1948, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला, वो 1948 का है। ये स्विस कैनल के लिए पहली बार पीस कीपिंग फोर्स को कब भेजा गया, है ना। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स भेजता है सुइस कैनल के लिए नवंबर 1956 में, इसका डेट नहीं दिया था, इसका खाली मंथ ही दिया था, नवंबर 1956 में भेजता है। सुइस कैनल के लिए कब भेजा, याद करो, सुइस कैनल के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स कब किया गया था, सुइस कैनल क्राइसिस ही हुआ था 1956 में, है ना। इसराइल और किसके बीच में होता है, इसराइल और तुम्हारा तुर्की के बीच में होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों के बीच में होता है, और यहाँ पर यूएन भेजता है 1956 में। फिर यूएन ऑफिशियल, यहाँ पे देखो यूएन ऑपरेशन कैंगो, ये भी कैंगो में पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया, कैंगो में बहुत बार भेजा गया था, ये पहला है। फर्स्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन कैंगो में कब हुआ था, 1960 में, इसको ऐसे याद करना है, क्योंकि कैंगो में और भी बहुत अभी अभी तक का भेजा जा रहा है, ठीक है। अभी भी तो वहाँ पे अभी भी वहाँ का हालात ठीक नहीं है, सऊदी अरब वहाँ पे बहुत ही हालत हालात खराब कर दिए, ठीक है। यूएन ऑपरेशन इन कैंगो स्टैब्लिश, यूएन कैंगो में फर्स्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन कब किया गया था, 1960 में, पहला वाला ही पूछता है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन सैप्रस, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आई है, इस बार भी आई, लगातार 4 बार से आ रही है, ठीक है। 27 मार्च 1964 में ये भी यूएन पीस कीपिंग सैप्रस में भेजा गया था, ठीक है, सैप्रस। ये क्या है, क्रिएट रिस्पॉन्स द इंटर कॉम्युनियल, वहां पे ग्रीक सैप्रस और तुर्की सैप्रस, इन दोनों के बीच में कॉम्युनियल वार हो रहा था, ठीक है ना, कॉम्युनियल वायलेंस हो रहा था, तो इस वजह से सैप्रस में यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाता है। ओह सैप्रस का ही है यहाँ पर। चलो मुझे बताओ कि स्वीडन में पीस कीपिंग फोर्स कब जाता है, 2005 आरसी बोलो, सही बोली कि गलत बोली, क्या बोले? स्वीडन में पीस कीपिंग फोर्स कब जाता है, सही बोली। 24 मार्च 2005 में स्वीडन में पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है, ठीक है ना। मुझे बताओ, जब अरब और फिलिस्तीन के बीच में वार हो रहा था, है ना, अरब और फिलिस्तीन के बीच में जब वार हो रहा था,
तो पीस कीपिंग फोर्स कब जाता है? सॉरी, एक मिनट, यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद क्या था, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, ये कहाँ जाता है ये बताओ? यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट, बोलो। इसका डेट तो होगा 29 में 1948। 1948, हाँ बहुत अच्छा बोल। और मिडिल ईस्ट में देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ, मिडिल ईस्ट। देख लो। ओ सुपरविजन है, यूनाइटेड नेशंस, इसका फुल फॉर्म पूरा लिखो तो यूनाइटेड नेशन, रुको रुको रुको, एक सेकंड हो गया। हम्म देख लो, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशंस का डेट क्या है? 1948, ठीक है। डेट देखो इसका क्या है, 1948। शॉर्ट फॉर्म देखो, मैं फिर पूछूंगी बीच में, ठीक है। देख लो सारा, किसी किसके बीच में हुआ था, फिलिस्तीन और अरब के बीच में हुआ था, इसका भी देख लो। यूनाइटेड नेशन मिशन इन स्वीडन में पूछूंगी, 2005 खत्म हुआ था 2011। फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंट टू सुइस कैनल, सुइस कैनल के लिए कब, पहला बार कब भेजा गया था? तो 1956 में, जब सुइस कैनल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। ठीक है, यूएन ऑपरेशन कैंगो के लिए पीस कीपिंग फोर्स पहला बार कब भेजा गया था? 1960s में। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग सैपरेस के लिए कब भेजा गया था? तो 1964 में। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट, और एक बार हम लोग ये वाला भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सोमालिया में पीस कीपिंग फोर्स कब गया था? 1992 से 1993। 1993 से लेकर 1997 में लिबेरिया में गया था, फर्स्ट लिबेरियन सिविल वार चल रहा था। रवांडा और युगांडा में 1993 से लेकर 1994। फिर 1993 से 1996 में फिर रवांडा में भेजा गया था। 1983 से लेकर 1995 में सोमालिया में भेजा गया था। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। 1989 से 2005 में, मतलब 1999 और 2005 तक का भेजा गया सीरिया लियोन में, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो 1960s में हम लोग पढ़े, और सेकंड कैंगो वार में फिर भेजा गया 1999 से लेके 2010 तक का। सूडान में 2005 से 2011 अभी पढ़ा है। लिबेरिया में फिर 2003 से 2018, पूरा 18 तक चला। सूडान में फिर दोबारा एक तो हो गया, फिर हो गया 2007 से लेके 2020 तक का। इजिप्ट में सुइस कैनल क्राइसिस कब हुआ था? सुइस कैनल क्राइसिस अभी इजिप्ट वाला हम पढ़ाए भी, ठीक है। सुइस कैनल क्राइसिस के लिए भेजा गया था, सॉरी टर्की नहीं था, सुइस कैनल के इजिप्ट था, देखो टर्की मेरे माइंड में बैठा हुआ है, टर्की नहीं था, इजिप्ट। इजिप्ट सुइस कैनल क्राइसिस किसके किसके बीच में हुआ था? इजिप्ट, मैं तुम लोग को ये पढ़ाई हूँ, इजिप्ट और इसराइल के बीच में, ठीक है। और ये 1956 में क्राइसिस होता है, तो यहाँ पर भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स 1956 में जाता है। लेबनान में 1958 में, ईरान और इराक वार होता है, जो मैं बताई थी कि 1998 से लेकर 1991 में ईरान और इराक वार होता है, ईरान इराक वार होता है। उसके बाद फिर इराक और कुवैत वार भी होता है। 1991 से 2003 में इराक और कुवैत वार गल्फ वार कहलाता है, ठीक है। इसमें से अगर तुम लोगों को ना हो तो क्वेश्चंस के थ्रू याद कर लेना, ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें पूछूंगी। नहीं नहीं, मेरा एक पेज डिलीट हो गया है, ये सब भी मैं लाई थी, इंट्रीम फोर्स, एक पेज डिलीट हो गया। ऑप्शन 1। हाँ, ये ना डिलीट हो गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोग है ना उसको याद कर लेना क्वेश्चन से। और भी था, हम इसका लेबनान का भी लाए थे कि लेबनान में क्यों लड़ाई हुआ था, क्यों कि पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था। एक पेज डिलीट हो गया था, मुझे बहुत अफसोस लग रहा। यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट सुपरविजन 1948। यूनाइटेड नेशन मिशन स्वीडन, स्वीडन में कब भेजा गया था तुम्हारा, बोलो जल्दी से। 2005 खत्म होता है 2011 में।
लेबनान में 1968 मिला, तो कैसे डिलीट हो गया। सैपरेस में 1964, सैपरेस वाला तो ऐसे तुमको याद करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करो। इनका ना पहले भी पूछा ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन। बताओ सैपरेस कितना है। हाँ बता। कैंगो 1960। कैंगो क्या है 1960। कैंगो 1960। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स सेंस हुज क्लैन बताओ। अभी बताया ना 1956 हुज कैनल क्राइसिस। तुम लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। हेलो। आवाज कट रहा है थोड़ा थोड़ा। आवाज कट रहा लो। देखो तो अब आ रही है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 की। मेरी आवाज आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ दीपा। आवाज आ रही है मेरी। हाँ आ रही है ना। हाँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965। यू टर्न अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन, बताओ। 1961 to 71। अब बैठाओ को ऐसे बैठ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा डी। अच्छा कौन सा ऑर्डर है पूछा, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ज्यादा से कम, तो ज्यादा कौन है। कैसे दिया हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। ज्यादा तुम्हारा ये है, ए है ना, सैपरेस वाला ए। फिर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया, रुक जाओ। क्या प्रॉब्लम है एकदम। ऐसे में राज इतना लेट हो रहा था, स्क्रीन चला रहा है। देखो तो आया स्क्रीन, नहीं आया ना आगे। हाँ अब आया। हाँ तो बैठाओ इसको, देखो कैसे बैठेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर बोला, ज्यादा से कम। सबसे ज्यादा कौन सा है यहाँ पर, ये तुम्हारा सी है। ऑप्शन 2। ऑप्शन टू क्या है? सबसे ज्यादा कौन, 1965 ना। सी। 65 है। हाँ। फिर ए। उसके बाद ए है। उसके बाद ई है। ई है। उसके बाद बी। बाद डी। ऑप्शन 4। जी ऑप्शन फोर कर लो। वो वाला डिलीट हो गया, मुझे बहुत अफसोस लगा, एक पेज डिलीट हो गया। बॉक्सर रिविलियन उस दिन कराए थे, मैक्सन रिविलियन कराए थे, जापान ने इन्वेड किया था मंचूरिया पे, जर्मनी रीऑक्युपाइड राहेलैंड, रे, रेनेलैंड। ऑप्शन 2। बोलो सुषमा। बॉक्सर रिविलियन तो मैं कराई थी, एक से तो ही हो जाएगा ना।
सुषमा नहीं थी last। 1900 to 19 हाँ 1900 ऑप्शन 2 1900 से 1901 है ना। ए का 4 तुम्हारा हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2, 31 बहुत बार पढ़ा है, 33 हो गया। सुइस कैनल फिर क्वेश्चन वही आया। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर वही आया दूसरा साल। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम उस दिन अभी कराए क्लास में। ऑक्स कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन जब कराते तब ये लिख रहा है, बताओ। ऑप्शन 4 एक से ही बन जाएगा। ऑप्शन यूएन 4 पीस कीपिंग मिशन सुइस स्विस कैनल हो गया कैनल से हो 1956 है ना। एक बार मैं मिला देती हूँ। डम्बटन ऑक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, यूनाइटेड नेशन के आने से पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ था है ना, उसे आने से पहले। यूएन पीस कीपिंग मिशन से हाँ सुइस कैनल के रहते थे इजिप्ट और इसराइल के बीच में हुआ था 1946 में। स्टाब्लिश इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1965 की है, लेकिन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो 1972 की है ना, जो जिसको हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन भी। ये तुम लोग ये हो गया था, इसे थोड़ा ला दियो मैं इसको। 1949 में नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या था कि वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप में सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकना, ठीक ना। ये एक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है, ये कलेक्टिव डिफेंस है। मतलब क्या कि अगर कोई एक भी कंट्री नाटो के कंट्री पे हमला करती है तो सारे नाटो कंट्री मिलकर हमला करेगी। 2025 तक का इसका जो मेंबर है वो 32 है। फाउंडिंग मेंबर 12 थी। फाइन लाइन जो है वो लास्ट बनी 2023 में, और स्वीडन 2024 से 2025 में इसका मेंबर बनी 32 मेंबर। नाटो इसका मेंबर नहीं है। उसने अप्लाई किया था 2022 में, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, क्योंकि उसने अप्लाई किया था नाटो में मेंबर बनने के लिए, फिर चला गया। देखो तुम लोग बोली थी कि इसका तो डेट में कराई थी, कुछ कुछ का डेट नहीं कराई थी ना मंथ, इसलिए मैं डाल दी हूँ, ठीक है। आ जाओ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, देख लो भाई यूडीएचआर, ठीक है। यूडीएचआर कब की है तो 10 दिसंबर 1948 की है, और इसको स्टार्ट किसने किया था, इसको स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। जेनोसाइड कन्वेंशन कब आया था, जेनोसाइड कन्वेंशन क्यों आया था मैं बता देती हूँ। कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन पनिशमेंट ऑन द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, अगर किसी कंट्री में जेनोसाइड होता है तो ये जो करवाएगा जेनोसाइड उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। 9 दिसंबर 1948 में इसको एडॉप्ट किया गया था, ये इनफोर्स में आई है 1951 में। देख लो याद करो, यूडीएचआर जो है वो 10 दिसंबर 1948 की है, जेनोसाइड कन्वेंशन जो है वो तुम्हारा 9 दिसंबर 1948 की है। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 9 दिसंबर 1975, ये भी 9 दिसंबर की है। पर्पस क्या है, डिक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम द बींग्स सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, किसी को टॉर्चर अगर करना है तो ऐसे सब्जेक्ट समझ के टॉर्चर करे। जैसे कि तुमको पता होगा कि जैसे कैदी लोग को जब टॉर्चर किया जाता मारने के लिए तो बहुत भयानक भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो वो मूवी देखी होगी, रुक जाओ मैं बता रही हूँ। भीमराव अम्बेडकर का मूवी देखिए, वो साउथ का मूवी है। तो वो पूरा उसी पे मूवी, क्या उसका नाम था, उसको ऑस्कर में भी ले गया गया था वो मूवी, क्या नाम था मुझे नहीं आ रहा, क्या नाम था, दलित पे वो मूवी था, ठीक है। बहुत अच्छा मूवी था। साउथ पे वो मूवी, साउथ का हीरो ने वो मूवी बनाया था। उसमें क्या दिखाया था कि जो दलित लोग थे उनके साथ मतलब जो इस इतना भयानक तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा था कि देख के इंसान मतलब मार रहा, मार के बाद फिर नमक लगा रहा, फिर मार रहा, फिर खून गिरा उसके बाद फिर नमक लगा, इस तरह से बहुत डेंजर तरीके से। तो मारते मारते एक आदमी का जान चला गया था, बहुत गरीब था। तो वही पूरा मूवी बना है। तो वो सब रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए सब्जेक्ट टॉर्चर करो, उसको सब्जेक्ट समझना है, ऐसा नहीं है। ऑल पर्सन जो है वो एक सब्जेक्ट है, मतलब वो सब रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1975 तुमको याद करना है खाली, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 9 दिसंबर 1975 की है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, गीता भी मैसेज की कि उसकी तरफ भी लैक नहीं, इसने हम क्लास नहीं कर रहा। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार आई है। 29 नवंबर, देख लो 29 नवंबर 1989, ठीक है। इन्फोर्स कब किया गया था, 1990 में,
देख लो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोग को याद कराने के लिए, ठीक है। ऐसे रिलेटिव में क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ तो तुम लोग को याद होने में प्रॉब्लम होगी, इसको याद करो। चाइल्ड वाला जो कन्वेंशन है वो 1989 की है, इन्फोर्स 1990। वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट के ऊपर जो वियना कन्वेंशन बनाई गई थी, ये क्या था, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट के लिए अडॉप्ट किया गया था। ये जो थी जून 14 जून से 25 जून 1983 में इसको ये हुआ था, वियना कन्वेंशन ह्यूमन राइट के ऊपर। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के साथ जिस भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसको खत्म करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी, इसको यूएन जनरल असेंबली ने लाई थी 18 दिसंबर 1979, ठीक है। इसको इन्फोर्स में कब लाया गया था, 3 सितंबर 1981। पर्पस क्या था, एलिमिनेट करना वुमेन के साथ जितने भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये आया था। ये ह्यूमन राइट पे है, पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ, उसके बाद तुम लोग को आगे कराती हूँ। मुझे तुम लोग बताओ, रुक जाओ मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कन्वेंशन ऑन द एलिमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन ये कब आई थी? 1979। पूरा डेट बोलो। 18 दिसंबर 90 18 दिसंबर 1989। इन्फोर्स 1981। 3 सितंबर 1981। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे बताओ डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर कब आया था? 1975 दिसंबर 1970। पूरा डेट याद है? 1978। 9 दिसंबर बोल रही हूँ, 9 दिसंबर पूरा डेट। 1975 सही है? 1978। 5 सही है, खाली पूरा डेट मतलब मंथ भी बताओ, ये बोल रही हूँ। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 20 नवंबर 1989। हाँ, इन्फोर्स कब किया गया? 1990। मुझे बताओ, अच्छा सब तो हो गया ना, कुछ और ऐसा है जो मेरे माइंड में आ जाए ना, पूछ ले। हाँ, यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 1948। जेनोसाइड कन्वेंशन 19 9 दिसंबर 1948। 1940। आई इन्फोर्स हुई 1951 में, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए। अच्छा, ये तो अभी मैं ऊपर भी पढ़ाई हूँ ना। ओ, ये कन्वेंशन ऑन एलिमेंट ऑल फॉर्म, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ विमेन के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे रेसिज्म के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो, ये 21 दिसंबर 1965 में आई है, ठीक है। ऐसे याद करो ना, कीवर्ड याद करो। विमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कब आई थी भाई? वो आई थी 1979 में, ठीक है, 1979 में। लेकिन जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए जो आई इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, वो कब आई? 1967 है ना, 21 दिसंबर 1965। 7 बोली, 65। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 16 दिसंबर 1966। 16 दिसंबर 1966 में दो काम हुआ था, एक और आया था इंटरनेशनल कॉविनांट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट, ये भी तुम्हारा 9 दिसंबर 16 दिसंबर 1966 में है। ये तो अभी मैं पढ़ाई ना, कन्वेंशन ऑन तो हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन हटाना। यहाँ पे मैं 18 दिसंबर, हाँ ठीक, तो यहाँ पर भी 18 दिसंबर है, ठीक है। 18 दिसंबर वुमेन के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसे खत्म करना चाहिए, 18 दिसंबर 1979। उसके बाद कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर अदर क्रूरल ह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट पनिशमेंट, विमेन को डिग्रेड पनिशमेंट या इनह्यूमन पनिशमेंट या क्रूरल वाला पनिशमेंट देने से रोक लगाने के लिए 10 दिसंबर 1984 में कन्वेंशन आई थी। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989 की है, 20 दिसंबर 1989। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट
of all migrant workers and member of their family. इंटरनेशनल कन्वेंशन को प्रोटेक्शन देना, जितने भी माइग्रेट वर्कर हैं उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए 8 दिसंबर 1990 में आई। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन एंड इन्फोर्स डिसअपियरेंस 20 दिसंबर 2006 में। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सनल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी वाला कितना बजे कब आई है? 13 दिसंबर 2006। ठीक है, वो खत्म हो गया इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाला पेज में कुछ ऐसा नहीं समझ में आया हो कि एक बार और पूछ ले, तो बताओ कुछ भी जो नहीं समझ में आया हो। नहीं ठीक है। ठीक है ना, ये पीडीएफ सुषमा तुमको पीडीएफ बंद कर रही। फेमस लीडर का हम लोग एसिनेटेड नहीं पढ़े थे, जो कि पढ़ना है। जूलियस सीजर जो है रोमन रिपब्लिक के थे, डिक्टेटर थे, 44 बीसी में मार दिया गया। इब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे यूएस के, 1865 में मारा गया। यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है, ये रीजन बनी थी। आर्चडिक फर्नांडस ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के प्रिंस थे और उनकी वाइफ। इनको क्या किया गया था? 1914 में तुम्हारा मार दिया गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का रीजन क्या है, तो तुम्हारा यही होगा, आर्चडिक फर्नांडस को जब गोली मार दिया गया था, वहां से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ट्रेस किया जाता है। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय रसिया के थे, रशियन मार्क्सिस्ट थे, 1940s में को मार दिया गया था। महात्मा गांधी पॉलिटिकल लीडर इंडिया के थे, इनको 1948 में नथुराम गॉडसे ने मारा था। जॉन के कैडनी जो थे यूएस के प्रेसिडेंट थे, 1963 में मारे गए थे। मार्टिन ल्यूथर यूएस के थे, सिविल राइट लीडर थे, 1968 में मारा गया। जॉन रहमान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, 1981 में मारा गया। रॉबर्ट एफ कैडनी यूएस के थे, सेनेटर थे, 1968 में मारे गए। अनवर सद्दात इजिप्ट के थे, 1910 में मारे गए। ओलोफ प्लैम स्वीडन के थे, प्राइम मिनिस्टर, 1986 में मारा गया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, 1984 में मारी गई। राजीव गांधी 1981 में मारे गए। इजराइल में है ना यतजाक राबिन प्राइम मिनिस्टर थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 1985 में मारे गए। बेनजीर कमर भुट्टो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 2007 में मारी गई। शिंजो आबे इंपॉर्टेंट होता है ये, शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, 2022 में मारे गए। ठीक है, इस पेज से कुछ नहीं पढ़ना, तुम लोग खाली पढ़ लेना, रट लेना। एक ही पेज को 2 बार दोहरा दिया गया है। ठीक है, एक टॉपिक जो था तुम्हारा कल हम लोग करवा चुके डीपीएसपी, आज करवाएंगे हम जुडिकल एक्टिविज्म। चलो आते हैं, जुडिकल एक्टिविज्म जो है, ठीक है ना, इसको सबसे पहले क्वाइन किसने किया था? क्वाइन किसने किया था? आर्थर सैजलिंगर, है ना, सैजलिंगर ने इसको क्वाइन किया था अपनी बुक फॉर्चून मैगजीन में 1947 में। ठीक है, जुडिकल एक्टिविज्म आया कहाँ से है? यूएसए से निकल के आया। कहाँ से? यूएसए से। इंडिया में कब आया? इंडिया में मिड 1970 में आया। किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से? कौन कौन चीफ जस्टिस का कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, है ना, या कौन कौन पैनल रहे हैं जुडिकल एक्टिविज्म के लिए इंडिया में? देखो, तुम चाहे ऐसे पढ़ो चाहे पिक्चर के साथ पढ़ो। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस डी.ए. देसाई, ये 4 पर्सन है जिनकी वजह से इंडिया में जुडिकल एक्टिविज्म आई है। कौन आया इतना लेट में? लक्ष्मी आई। ठीक है, ये जो 4 लोग हैं ना, वी.आर. कृष्णा अय्यर, पी.एन. भगवती, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, डी.ए. देसाई, इन 4 पर्सन, ये जो 4 पर्सन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इनकी वजह से ही इंडिया में तुम्हारा क्या आया है? क्या आया बताओ?
जुडिकल एक्टिविज्म मिड 1970 में। हाँ, मुझे पहले बताओ वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ पर आया, वर्ल्ड में सबसे पहले जुडिकल एक्टिविज्म कहाँ आया, यूएसए में। किसने क्वाइन किया, इस वर्ड को किसने क्वाइन किया? आर्थर सी चिन। हाँ ठीक है। एयर क्या है, एयर क्या है? 1947 इंडिया जब आजाद हुआ तब का याद रखना, ठीक है। 1947 हाँ, इंडिया में कब आया, इंडिया का एयर बताओ। मिड 1970s। अगर तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बता सकती हो तो अच्छा। कृष्ण अय्यर। कृष्ण अय्यर। हाँ टीएन भागवती। हाँ, चिन्नप्पा रेड्डी। चिन्नप्पा रेड्डी। हाँ, कृष्णा अय्यर हो गया भी, और बोलो, चार तो होना। डी ए देसाई, चिन्नप्पा। वी आर कृष्णा अय्यर, टी एन भगवती, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, डी ए देसाई। ये इनकी वजह से इंडिया में जो है ना जुडिकल एक्टिविज्म आई, इन चार लोगों की वजह से। फ्लो चार्ट बनाना होगा तो आराम से बन जाएगा, है ना। ऐसे जुडिकल एक्टिविज्म कहाँ से आई? एक बार तुम लोग इसको देखो पहले। वैसे तो ये फ्लो चार्ट टाइप का ही बना हुआ है, प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को याद करने में, लेकिन फिर भी अगर जैसे कि तब लगा कि नहीं होना चाहिए है ना, तो इस तरह से बना लेना, ठीक है। एक बार देख लेना, आ जाओ यहाँ पे बना रहे थे ना। अगर हमको फ्लो चार्ट होगा बनाना तो मैं क्या बनाऊंगी कि जुडिकल एक्टिविज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, जल्दी बताओ। यूएसए। यूएसए। हाँ, ये ऐसे लिखी हूँ, एयर बताओ। 1947। मुझे ये बताओ कि इसको क्वाइन किसने किया? आर्थर चिन। आर्थर सेजलिंग, एस सी बताओ, एस सी सेजलिस सिंगर, ठीक है। हो गया ये, इंडिया का पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं जुडिकल एक्टिविज्म। इंडिया में जुडिकल एक्टिविज्म कब आई? मिड 1970s। हाँ, मिड 1970s। आने के लिए जो थिंकर, जो चीफ जस्टिस रिस्पॉन्सिबल है, नाम बताओ। कृष्ण अय्यर। वी आर ए कृष्णा अय्यर, शॉर्ट में लिख रही हूँ। हाँ, टीएन भागवती। पी एन भागवती से भगवती लिख, देसाई। हाँ, देसाई। डी ए देसाई है ना, चिन्नप्पा रेड्डी। चिन्नप्पा रेड्डी। रेडी है ना, रेडी, शॉर्टकट में लिख रही डेट होगा। हो गया, इतना याद भी तुम लोग को हो गया, चलो आ जाओ। क्या है जुडिकल एक्टिविज्म? Judicial activism denote the proactive role played by the judiciary in the protection the right of citizen and promote justice in the society. सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ये एक प्रोएक्टिव रोल है जुडिशरी का, ठीक है। दूसरे वर्ड में अगर इसको हम बोले तो ये एक असर्टेटिव रोल है जो कि प्ले बाय द जुडिशरी टू फोर्स द अदर टू ऑर्गेन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बोला कि अगर कोई ऐसा कानून जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बना रही है ना, उस, वो कानून, उस कानून को चेक करने के लिए ये आई है। मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जुडिशरी क्या है। अगर गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज में कुछ ऐसा ऐड कर रही है जो कि वायलेशन है ना, तो उसके अगेंस्ट ये आई है प्रोएक्टिव। में बताती हूँ, देखो मान लो कि यहाँ पे ये बात बता रही है कि गवर्नमेंट ने है ना कोई पॉलिसी लाई, ठीक है। इस पॉलिसी से गरीब लेबर लोगों को, जो लेबर लोग होते हैं ना, उनको बहुत ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। बिकॉज कि ये इलिटरेट पर्सन है, पढ़े लिखे हुए जही है, जाहिल है, तो ये कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये कोर्ट जाएंगे नहीं क्योंकि उनको तो पता भी नहीं कि पॉलिसी का मतलब क्या है, क्या नुकसान है क्या नहीं है ना। हो गया एक बात। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, लेबर जा नहीं सकता क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि ये पॉलिसी का मतलब क्या है, क्या हम लोगों का नुकसान होगा, है ना। अब मान लो कि सोसाइटी में कोई पर्सन है, कोई भी, ठीक है, तो वो जाके पीआईएल कर सकता है कि सर
ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है ना, इस पॉलिसी से इस लेबर को नुकसान होगा। तो यहाँ पे मोस्टली एनजीओ वगैरह जो है वो लोग जाके करते हैं। तो इसी को बोले प्रोएक्टिव रोल, कि अब जुडिशरी प्रोएक्टिव हो गई है। जहाँ पे पहले क्या होता था कि लेबर को पता है, जैसे कि जंगल काटा जा रहा है, ठीक है, वहां पे रहते तुम्हारा आदिवासी, उन लोगों को नहीं पता है कि जंगल कटने से हम लोगों को नुकसान होगा, तो वो नहीं जाते थे। तो उन लोगों को इंसाफ मिलता भी नहीं था। मान लो कि झोपड़पट्टी है, और झोपड़पट्टी में कोई जाके इंडस्ट्री लगा दिया, ठीक है, और उस इंडस्ट्री से जहरीली गैस निकल रही है और वहां के लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा कि हम लोग को इस वजह से नुकसान हो रहा है, तो वो क्या जाके केस करेंगे, वो तो पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ तो जस्टिस के लोगों को नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जाएंगे नहीं तो इंसाफ मिलेगा कहाँ। तो अब ये लोग नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं है, कोई भी आकर एनजीओ, कोई भी आके पीआईएल कर सकता है, ठीक है ना, इन लोगों के बिहाफ में। तो जुडिकल एक्टिविज्म में एक होता है पीआईएल। पीआईएल का होता है जुडिकल एक्टिविज्म हैड लीड टू इमर्ज ऑफ पीआईएल। जुडिकल एक्टिविज्म को लीड किया था पीआईएल के जरिए। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप है ना, जाके जुडिशरी को जाकर जाके क्या करेगा, उस इशू को लेके जाके जुडिशरी से एड्रेस करता है कि सर देखिए ऐसे ऐसे, मान लो कि ये एक इलाका है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, कोई फैक्ट्री से निकल रहा, और वहाँ के जो लोग हैं वो लेबर लेबर मजदूर लोग रहते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं है। तो अब क्या करेगा, एक एनजीओ जाकर पीआईएल करेगा। पीआईएल कहाँ पे, कोर्ट में करेगा कि सर देखिए वहां पे ऐसे ऐसे हुआ। तो देखो भाई, अब जुडिशरी प्रोएक्टिव हो रही है ना। प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन राइट, कोर्ट ऑफ इन इशू डायरेक्शन टू गवर्नमेंट ऑथराइज टू इंश्योर द राइट ऑफ सिटीजन, सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट इन अपहेल्ड। मतलब यहाँ पे जाएगा तुमको और बोलेगा कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे, मतलब जो भी, सर देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है। Interpretation of fundamental right, active judge have the broader interpretation of fundamental right under the constitution include। इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल रखी गई है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। पीवाई की क्वेश्चन 21 है, बोला गया था इनमें से कौन सा जुडिकल एक्टिविज्म का आर्टिकल है, तो आर्टिकल 21। तो भाई तुमको आर्टिकल 14 भी मिलेगा, आर्टिकल 20 भी मिलेगा, 19 भी मिलेगा, आर्टिकल 21, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का बोलता है कानून की नज़र में सब बराबर है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि लेबर लोगों का क्या है, लेबर लोग रह रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि उनको पॉल्यूशन सूंघना, पॉल्यूशन 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 उनके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, तो राइट टू इक्वलिटी लाइफ कहाँ मिल रही है इनको, ये पॉल्यूशन वाले इलाका में मिल रही है। तो जिस पर्सन की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जाके हमको जाके पीआईएल करना है। राइट टू फ्रीडम, सबको बोलने की, अगर बोलने की, मान लो कि एक लेबर है वो बोलना चाह रहा है, उसको बोलने लोग नहीं दे रहा है, तो वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जाके पीआईएल किया जा सकता है कि सर उसको बोलने नहीं दे रहा है, उसको बोलने दीजिए। राइट टू पर्सनल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का सबको राइट है, ऐसा नहीं कि किसी को राइट नहीं है। तो अभी बताया ना कि तुम्हारा पॉल्यूशन, फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा है और लोग मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो भाई राइट टू लाइफ सबका है, पर्सनल लिबर्टी सबको मिली हुई है ना, सबको जीने का राइट है, तो आप इसको मार क्यों रहे हैं। तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मारे तो कोई बात नहीं है, हम जाके पीआईएल करते हैं आर्टिकल 21 का यूज करके, ठीक है। तो पीआईएल का है कि किसी के बिहाफ में, मैं दिखाती हूँ वो फर्क है, मैं बताऊँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये सब तुम्हारा बोला कि पीआईएल का एग्जाम्पल है। पीपल राइट एक्टिविटीज, बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स, ठीक है, सिटीजन फॉर इन्वायरमेंट एक्शन, सिटीजन इन्वायरमेंट के लिए कुछ एक्शन लेने के, हम लोग नहीं लड़ते हैं, देख रहे एनजीओ लड़ते हैं, तो इंडिया एनजीओ हम लोग के बिहाफ में जाकर लड़ रहे हैं। कंज्यूमर राइट्स ग्रुप, हम लोग जाके नहीं लड़ते हैं क्या, ये करें, कंज्यूमर के जो जो तुम्हारा एनजीओ होते हैं या जो एक्टिविटीज होते हैं, सोशल एक्टिविटीज होते हैं, वो लोग लड़ाई करते हैं। तो वो लोग कैसे करते हैं, किसके बिहाफ में, पीआईएल ले जाते हैं कि हम लोगों के इंटरेस्ट के बिहाफ में लड़ने आए हैं, ठीक है ना। राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप, बच्चों को राइट, कॉस्टेडियल राइट्स ग्रुप, विमेन राइट ग्रुप, क्या विमेन एक एक करके लड़ती नहीं, एनजीओ लड़ाई करते हैं। इंडिजिनियस पीपल राइट्स ग्रुप, ये सब ग्रुप, इन सबको राइट कौन दिलाता है, किसके, जुडिकल एक्टिविज्म के थ्रू ही इन लोगों को राइट मिल रहा है ना। कोई खड़ा हो रहा है, जैसे तुम ये सुनी होगी, क्या नाम है, मेधा पाटकर जो सी में आई थी, उसका नाम क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो क्या वहां के लोगों ने वहां लड़ाई किया था, नहीं, बल्कि जाके वहां से तुम्हारा कौन लड़ाई करता है, मेधा पाटकर जाती, वो एक जुडिकल एक्टिविज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है,
ठीक है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे पीआईएल यूज किया गया था, क्योंकि मेधा पाटिकर लोगों के बिहाफ में गई थी। मेधा पाटिकर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, उनका उनके लाइफ को प्रॉब्लम हो रहा था, उनके लाइवलीहुड को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मेधा पाटिकर जाके पीआईएल करती है। दोनों में फर्क देखेंगे, जुडिकल एक्टिविज्म और जुडिकल रिव्यू क्या है। दिस इज द पावर ग्रांट टू द जुडिशरी अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कानून ने कोई लॉ बनाया है ना, कोई लॉ बनाया, तो जुडिशरी को ये राइट है कि उस लॉ को वो चेक कर ले। It allow the court to examine the declare law action taken by the legislative executive on constitution if the conflict with the constitutional principle। अगर legislative executive जुडिशरी कोई सॉरी जुडिशरी नहीं, legislative या executive कोई लॉ बनाती है और वो लॉ क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कर रही है, तो जुडिशरी को ये राइट है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप उस लॉ को या पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दें। इसका एम ये है कि जितने भी लॉ होंगे, जितने भी एक्शन होंगे, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन और स्पिरिट से मिला जना हो। आप कोई भी लॉ आप कोई भी लॉ लाए, कोई भी पॉलिसी लाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही लाना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके नहीं ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड करेंगे, तब क्या किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाएगा या नलाफाइड बोला जाएगा। जुडिशियल रिव्यू में बोला गया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बनाती है और उस लॉ से लोगों को नुकसान हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तब जुडिशरी की इंटरफेयर करेगी और बोलेगी आपने जो लॉ बनाया, आपने जो जुडिशरी बनाई, वो क्या है, वो तुम्हारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे उसको हम लोग नलाफाइड करते हैं। जुडिकल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व होता है जुडिशरी टेकिंग डायनेमिक अप्रोच बाय इंटरप्रेटिंग मॉडलिंग लॉ दैट एड्रेस social, economic and political realities to inspire the value in sharing इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जस्टिस इक्वलिटी मैं बता रही हूँ। मीनिंगफुल अचीवेबल रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। सुनो, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट मतलब ये बताया ना कि मान लो कि तुम्हारा फैक्ट्री लगा दिया गया और लोगों का जो लाइवलीहुड है वो बर्बाद हो, जैसे जब नर्मदा बचाओ आंदोलन आ रहा था तो वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत नुकसान होती है ना, वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो जब मेधा पाटिकर और भी सोशल एक्टिविटी देखती है कि अरे बाप रे इसे इतना नुकसान होगा, तब वहाँ के लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि उतने पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को तो खाने पीने का ठीक से पैसा नहीं मिला, तो कैसे जाएंगे। तब जाके मेधा पाटिकर और सोशल एक्टिविटी जाती है उनके बिहाफ में लड़ने के लिए, तो उसको जुडिकल एक्टिविज्म बोलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि लोग आएंगे या फिर कुछ गवर्नमेंट चेक करेगी कि आप कहीं कानून गलत तो नहीं लाए हैं। यहाँ पे एनजीओ जाएगी पीआईएल करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने के लिए। ठीक है, पीआईएल जो है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट है लोक स्टैंडी का, लोक स्टैंडी का ही को बढ़ा के पीआईएल बोला गया है। ठीक है, पर्सन इफेक्टेड शुड बी वन फीलिंग पिटिशन इन द कोर्ट। देखो पीआईएल का है एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पब्लिक, कोई भी ग्रुप, ठीक है, कैन मूव द कोर्ट ऑन बिहाफ एंड अदर इन्फोर्स राइट। दूसरे लोगों के राइट को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी लोग, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड, है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट जा सकता है उनको जस्टिस दिलवाने के लिए। मैं क्या बोलूँ, ये है तुम्हारा झोपड़पट्टी, यहाँ पे रहते हैं लेबर और यहाँ पे तुम्हारा है फैक्ट्री खुला हुआ। इस फैक्ट्री से पॉल्यूशन आता है, इन लोगों को नुकसान होता है, तो ये लोग तो नहीं जाएगी। या तो कोई इंडिविजुअल जो जिसको उन सबका नॉलेज हो, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ आएगी, वो जाएगी कोर्ट, बोलेगी सर देखिए ऐसा ऐसा है, और वो दिलाएगी लेबर लोगों को जस्टिस। इसको ही बोलते हैं हम लोग पीआईएल। PIL have become a crucial tool for addressing issues that related to marginalized community। PIL क्या एक बहुत ही अच्छा रोल है, जो एक बहुत अच्छा टूल है जो क्या करती है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ना, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है या पब्लिक हेल्थ है, उनको अच्छे से इश्यू को अच्छे से एड्रेस करवाती है ना। वो जाके बोलेगी कि सर देखिए वहाँ का इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, या पब्लिक हेल्थ, मान लो कि तुम सरकारी अस्पताल कभी गई हो, बहुत गंदा रहता है, मैं तो कभी नहीं गई हूँ, एक बार गई थी। सरकारी अस्पताल बहुत गंदा रहता है, ठीक है। अब कोई एनजीओ जाके देखेगा तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट से अपील करेगा कि आप यहाँ का सरकारी अस्पताल को साफ करें, लोगों की जान चली जाएगी गंदगी से, ठीक है। लेकिन लोक स्टैंडिंग क्या है, ये ट्रेडिशनल है, यहाँ पे ओनली डायरेक्ट इफेक्टेड इंडिविजुअल एंड फाइल पिटीशन। यहाँ पे देखो किसी दूसरे लोगों को जब कोई इफेक्ट हो रहा तब वो जाके पीआईएल हो रहा, पीआईएल में, है ना, कोई लेबर को, कोई मजदूर को, है ना, कोई विमेन को,
यहाँ पे होता है तब जाके कोई उसके बिहाफ में जाके करता है। लेकिन लोक स्टैंडर्ड में क्या है, इंडिविजुअल खुद जाके फाइल पटिशन करेंगे, जिसको नुकसान हो रहा है वो जाके फाइल पटिशन कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनली लोक स्टैंडर्ड जो है वो पीआईएल से डिफरेंट है। यहाँ पे लोग नहीं बल्कि कोई बिहाफ में एनजीओ वगैरह जाके करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद इंडिविजुअल खुद से जाके पीआईएल कर सकता है। एक एक गोपाल स्टेट वर्सेस मद्रास मद्रास में देखने को मिला था जुडिकल एक्टिविज्म। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में मिला था। केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला। मेनका गांधी यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया। हुस्न आरा खातून स्टेट ऑफ बिहार। शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और विशाखा स्टेट वर्सेस राजस्थान। इन सारे केस में पीआईएल किया गया था। ये लोग खुद से नहीं करते हैं बल्कि दूसरे इनके बिहाफ में कोई और करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एक जूरीस है उपेंद्र बैक्सी, वो बोलते हैं कि भाई ये जो जुडिकल एक्टिविज्म है ना, ये टोपोलॉजी, मुझे इसका लिखा हुआ है यहाँ पे। उपेंद्र बख्शी जो है आउटलाइन द फ्लोइंग की फेयर, उनको डर था कि ये एक नर्वस रैशनैलिटी है। वो क्रिटिसाइज करते ये नर्वस है, जुडिकल एक्टिविज्म जो है ना ये एक नर्वस रैशनैलिटी है, ठीक है। ये एक आइडियोलॉजिकल डर है, ये एक पेसिमिस्टिक डर है, ये एक मैनेजमेंट डर है, ये एक लेजिटिमेटेशन डर है, ये डोमेस्टिक डर है, ये बायोग्राफिक डर है। अगर पूछे कि पीआईएल को नर्वस, अगर कोई बोले कि एक सेकंड थोड़ा रुको, तो एक सेकंड तो हम थोड़ा क्लास एक्सटेंड कर। हेलो, हाँ, देखो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं उपेंद्र बख्शी जो है ना, वो क्रिटिसाइज करे, बोले ये एक तरह का डर है, डर नर्वस रैशनैलिटी, ठीक है, डर है, इसको प्रोवोक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक आइडियोलॉजिकल डर है, ये एक एपिस्टेमिक डर है, ये एक मैनेजमेंट डर है, एक लेजिटिमेटेशन डर है, ये डेमोक्रेटिक डर है, बायोग्राफिक डर है। तो एक तरीके से उपेंद्र बख्शी जो है ना वो जुडिकल एक्टिविज्म क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बाकी तुम लोगों को मैं ऊपर पढ़ा दी हूँ, चलो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कहाँ से लिए, रशिया से लिए। डीपीएसपी कहाँ से लिए, जल्दी से बताओ, डीपीएसपी कहाँ से लिए। आयरलैंड या इरिस, है ना। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए भाई, रशिया से लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, रशिया। हाँ, बोला कि हम लोग कल पढ़े थे ना, हाँ, कल हम लोग पढ़े डीपीएसपी का आर्टिकल कितना था, 36 से लेकर 51, है ना। और ये कौन सा पार्ट के साथ बिलोंग करती है, पार्ट 4। अब आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, इसी के बाद चूंकि इसको ऐड किया गया है तो इसलिए इसको हम लोग इसको बोलेंगे 51A और पार्ट 4A। कौन सा पार्ट में आएगी, पार्ट 4A में। और कौन सा आर्टिकल में आएगी फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, क्योंकि इसको इंसर्ट किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी। तो जब कोई चीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहता है ना, तो उसके साथ ABC लगता है ना। तो फंडामेंटल डीपीएसपी के साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे खत्म हुआ 51 में, तो 51 में खत्म हुआ तो फिर 52 से तुम्हारा प्रेसिडेंट का आर्टिकल स्टार्ट है ना। तो इस वजह से इन्होंने प्रेसिडेंट का आर्टिकल को ना कुछ छेड़छाड़ करके यहाँ पे ही 51A ऐड कर दिया है, ठीक है। ठीक है, जैसे तुम ऐसे करके पढ़ोगी तो तुमको पहले मिल जाएगा आर्टिकल 14 से लेकर, सॉरी आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक तुमको मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स। मेन तो 32 ही तक होता है, ठीक है ना, और 32 तक होता है, लेकिन 35 तो 34 35 में भी लिखा रहता है। फिर 36 ऐसे पढ़ोगी तो लिखा रहेगा आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 35, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से टू आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर 35 हो गया, फिर 36 से लेकर 51 तक होता है तुम्हारा डीपीएसपी, है ना। फिर 51A में होता है तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज। और कौन सा पार्ट के साथ डील करता है, तो पार्ट जो तुम्हारा आएगा वो होएगा डीपीएसपी पार्ट 4A। इतना तो याद हो गया। कहाँ से लिए, डीपीएसपी लिए कहाँ से है, रशिया से। आर्टिकल क्या है, 51A। कौन सा पार्ट है, पार्ट 4A। फिर से मैं पूछूंगी अभी, डीपीएसपी जब आई थी, डीपीएसपी जब आई थी ना, तो
एक मिनट, ये आई कब थे ये देख लो। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? सरन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। देख लो भाई, इसका रिकमेंडेशन किसने किया था? सरन सिंह कमेटी जो है वो रिकमेंड करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट बोल रहा कि जब ये ओरिजिनली आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज तो कितनी थी? 10 थी। ठीक है, उसके बाद एक और आई, एक और ऐड किया गया। तो ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 थी 10, 10 में एक जोड़ के 11 किया गया। तो जब 11 किया गया तो जो एक वाला वो किसके थ्रू ऐड किया गया? तो वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। अभी 11 है, फिर आर्टिकल 51A अब पार्ट 4A के साथ डील करती है। एक बार मुझे फ्लो चार्ट बनवाओ, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। ठीक है, मुझे बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया कहाँ से लिया गया? रशिया। रशिया। मुझे बताओ इसका एयर क्या है? बोलो। 1976। 1976। इसका अमेंडमेंट क्या है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सही बोली। ओरिजिनली कितने थे? 10। एक जो ऐड किए तो कितना हो गया? 11। 11। तो ये जो ऐड किया गया ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। वो जो ऐड किया गया उसका नाम क्या है? 6 ईयर के बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी, हाँ तुम ठीक बोलो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, अच्छा पार्ट बोलो तो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट में लिखना भूल गई, कौन से पार्ट? पार्ट 4A। आर्टिकल बोलो। 51A। हो गया। किस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था? स्वरण सिंह कमेटी। हाँ, सरन सिंह कमेटी ने। हो गया पूरा याद। और पढ़ते फंडामेंटल ड्यूटीज आता है एग्जाम में। ठीक है, पहला जो फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहा है, बोला एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात को मानना है, रेस्पेक्ट देना है। जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसको फॉलो करना है। तुमको पूरा नहीं याद करना है, पहले तुमको याद रखना है कि नेशनल फ्लैग के बारे में कौन बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में। दूसरा बोला गया है कि जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल रह चुके हैं, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो हम लोग को फ्रीडम दिलाने के लिए जिन्होंने जो स्ट्रगल किया है ना, जो कंट्री के हीरो है, देशभक्त हीरो है, उनसे इंस्पायर होकर उनके आइडिया को फॉलो करना। तो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसमें बोला गया? 2 में। फिर बोला गया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, अपने कंट्री के अंदर सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखना। इंडिया के अंदर जो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी उसको बना के रखना। ठीक है, ऐसा नहीं लड़ाई करवा देना हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाई में, ऐसे नहीं करना। डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करने के लिए जब तुमको जरूरत पड़े, जैसे अभी तुम्हारा ईरान और इसराइल में ये वार चल रहा है, तो ईरान में ये बात अनाउंसमेंट हो गया होगा कि जो सिविलियन भी आके अगर वार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कि इंडिया में कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आपको आना पड़ेगा नेशनल सर्विस देने के लिए, है ना। तो नेशनल सर्विस बोला गया है। प्रमोट हार्मनी, कंट्री के अंदर आपको हार्मोनी को इस पे प्रमोट करना है, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, ये सब करना है। ठीक है, दूसरा कि विमेन के जो डिग्निटी है ना उसको डिग्रेटरी नहीं करना है। कंट्री के अंदर जो रिच हेरिटाइज है, कंट्री का जो कॉम्पोजाइज कल्चर है, जैसे लाल किला हो गया, उसके बाद
ताजमहल हो गया, इन सबको प्रोटेक्शन देना, जंतर मंतर वो सब। उसके बाद 7 में बोला है कि कंट्री के अंदर जो भी नेचर इन्वायरमेंट है, चाहे लेक हो, चाहे रिवर हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, उनको जितने भी लिविंग क्रिएचर है ना, उनके साथ हमदर्दी रखना है। जितने भी इन्वायरमेंट, जानवर वगैरह वो जितने भी, वाइल्ड लाइफ में सारे जानवर आ जाए, ठीक है। फिर रिवर्स, लेक के अंदर जितने भी जानवर एनिमल है, उनके साथ आपको कंपेसेशन वाली फीलिंग रखनी होगी, क्योंकि वो लिविंग क्रिएचर है। आपको साइंटिफिक टेम्पर लेके चलना है, ना कि ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आपको कोई रिफॉर्म करना है, आपको कोई चीज़ को इन्फॉर्म करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई रिसर्च करना है, तो आप साइंटिफिकली रिसर्च करें, ना कि अपना बिलीव और इरिटेशन के बीच पे जाए, है ना, कि नहीं भाई ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, आप पहले उसको रिसर्च करिए, सर्च करके देखिए, ठीक है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजस्ट बैलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको प्रोटेक्शन करके रखना है। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर रेलवे हो गया, या फिर तुम्हारा ताजमहल हो गया, इन सबको प्रोटेक्शन देना। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। अगर कंट्री को जरूरत पड़े कि आप कुछ करें, जैसे अभी विमेन ऑफ द क्रिकेटर किसको मिला है, स्मृति मंदाना को मिला, ठीक है, तो वो सब वो किसके प्राउड की बात है, इंडिया के लिए। तो उसी तरह अगर आपको जरूरत, आपको कुछ करना चाहते हैं, कुछ हाई करना चाहते हैं ना, तो आप इंडिया के लिए करिए। इंडिविजुअल या कलेक्टिविटी एक्टिविटी कुछ कीजिए, किसके लिए, नेशन के कॉन्स्टेंटी के लिए, ताकि हाई लेवल ऑफ इंडोवर और अचीवमेंट मिले, ठीक है ना। कलेक्टिव चाहे सब लोग मिलके या कोई इंडिविजुअल मिलकर कुछ अच्छा करे, ठीक है ना, कंट्री के लिए, ताकि कंट्री का नाम हो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एडुकेशन। बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड करना है, 6 से 14 साल के बच्चों को। ये कौन सा एक्ट में बोला गया था, कौन सा अमेंडमेंट में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में बोला गया था। आवाज कट रहा है दी। आवाज कट रहा है, 1 मिनट को देख लो क्यों कट रहा है। मेरे में तो स्क्रीन भी नहीं है। मैं क्या करूँ, जो स्क्रीन है मेरे साइड में, हाँ, अब ठीक। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। पहला में क्या बोला, बोलो तो, नेशनल फ्लैग के बारे में। to abide the national flag. हाँ, शॉर्टकट भी कर सकती हूँ, नेशनल फ्लैग। दूसरा में पढ़ना सब, लेकिन कीवर्ड माइंड में यही बैठाना। दूसरा में क्या बोला है, फ्रीडम लीडर के बारे में। स्ट्रगल फ्रीडम के बारे में बोला है। तीसरा में क्या बोला है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के बारे में। प्रोटेक्शन देना है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी। 4 में क्या बोला है, डिफेंडर बनना, हाँ, नेशनल सर्विस देना, कंट्री के लिए अपने जान देना है। 5 में क्या बोला है, promote harmony and brotherhood. और विमेन की डिग्निटी, प्रमोट हार्मोनी और विमेन डिग्निटी और ब्रदरहुड को स्प्रेड करना। और बोलो, 6 में क्या बोला है, Preserve the culture and heritage. हेरिटेज कल्चर को प्रोटेक्शन देना। 8 में क्या बोला है, To save public property. देखो, 7 में ना दीदी, 6 के बाद 7। हाँ हाँ, प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट का जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, उनका प्रोटेक्शन देना, जो भी लिविंग क्रिएचर्स है उसको प्रोटेक्शन देना, साइंटिफिक टेम्पर रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी को जो मतलब बैलेंस नहीं करना, उसको बर्बाद नहीं करना, कुछ अच्छा करना, कलेक्टिवली इंडिविजुअल कुछ अच्छा करना, और 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना। ये हो गया तुम लोगों को कंप्लीट। इसमें कुछ पूछना है?